नमस्कार दोस्तों। 2024 के लिहाज से सियासी गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली में हैं और आज उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर के एक मुलाकात की, एक बैठक की। इस बैठक के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, इन सबों की एक राय थी। राय ये है कि ये जो हमारा गठबंधन है, इस गठबंधन में बाकी दलों को भी हम लाने की कोशिश करेंगे। जो एक सिद्धांत और एक राय के दल हैं, उनकी एक साझेदारी होनी चाहिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2024 के चुनाव में। सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई वो किन दलों की है, इससे बाहर बाकी दलों के आने की कितनी गुंजाइश है और नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का एक मोर्चा बड़ा क्या तैयार हो सकता है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, ये तीनों वो दल हैं जो बिहार में सरकार चला रहे हैं। बिहार में इनका गठबंधन है। नीतीश कुमार दिल्ली आए सिर्फ इस बात का संकेत देने के लिए कि जो आला कमान तीनों दलों का है, लालू प्रसाद यादव भी कल यहीं हैं, तो मुलाकात नीतीश कुमार ने की थी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार खुद, वशिष्ठ नारायण सिंह जो उनके पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के, ललन सिंह जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, तो इन सब नेताओं के बीच में जो बात हुई वो 2024 के लिहाज से नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन तैयार करने की कोशिश का पहला हिस्सा है। ये दल बिहार में पहले से गठबंधन में हैं, इन दलों के बीच में सहमति है और ये तीनों दल जाहिर तौर पर इस बार भी 2024 का चुनाव साथ मिलकर के लड़ेंगे। बाकी दलों के आने की गुंजाइश कितनी है? यूपीए के 2 और दल हैं महाराष्ट्र में, जिसको महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो शरद पवार की पार्टी है। शरद पवार पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के हक में अपने बयान देते रहे हैं। वो बयान चाहे अडानी मुद्दे को उठाने को लेकर के हो या फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के हो, इन दोनों मुद्दों को शरद पवार ने सिरे से खारिज किया और बोला कि राजनीति में जो लोग अपरिपक्व होते हैं, जिनको राजनीति की बुनियादी समझ नहीं होती है, वो इस तरह के मामले को हवा देती हैं। उनकी सहमति इससे है नहीं। अब महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, सावरकर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच में टकराव रहा है और दिल्ली में जब सभी दलों की एक बैठक हुई थी, पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था, उस समय शरद पवार ने राहुल गांधी से कहा था कि आप सावरकर के मुद्दे को ज़्यादा तूल मत दीजिए, उससे शिवसेना को नुकसान होगा और एक दल जो साथी है उसको हम गंवा सकते हैं। लेकिन सावरकर एक मुद्दा महाराष्ट्र में है, बीजेपी सावरकर को लेकर के चलती है और उद्धव ठाकरे सावरकर के किनारे किनारे अपनी राजनीति को लगातार बचाए रखने की कोशिश में हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रह करके मुश्किल हो रहा है। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे के लिए भी यूपीए में आकर के और 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी पहले से राहुल गांधी की अगुवाई में किसी भी गठबंधन को लेकर के चलने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, बेदाग हैं और उनकी अगुवाई में किसी के भी चलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर क्या ममता बनर्जी इसके लिए मानेंगी? ममता बनर्जी अपने तेवर, अपनी तबीयत की अलग नेता हैं और वो क्या कब करेंगी, क्या सोचेंगी, यह सारा फैसला सिर्फ वही जानती हैं। इसलिए नीतीश कुमार की अगुवाई में भी ममता बनर्जी सहमत हों, ये ज़रूरी नहीं है। अब नीतीश कुमार को आगे करके राहुल गांधी को पीछे कांग्रेस करेगी, यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न की तरह है। दक्षिण में तेलंगाना में चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी जो है उसका तेलंगाना से वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नाम रख दिया और उनके भीतर भी वो कुलाचे मारता रहता है प्रधानमंत्री बनने का सपना। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में वैसे नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बार बार उनको कहती है। अखिलेश यादव नीतीश कुमार के ममता बनर्जी की अगुवाई में समर्थन देने को राजी हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, यह जिक्र जरूरी है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी उनकी आम आदमी पार्टी जब से हुई है तब से उनके सपने कुछ और
आसमान पे उड़ने लगे हैं और जाहिर सी बात है कि वो कई राज्यों में मजबूत हैं। पंजाब में, दिल्ली में, गोवा में भी 6% से अधिक वोट था और गुजरात में 13% से ज़्यादा। तो एक ऐसा दल जो उन राज्यों में है जहां कांग्रेस है, बीजेपी के मुकाबले में जहां जहां कांग्रेस रही है, आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन वहीं मजबूत की, सत्ता में अपने आप को वहीं स्थापित किया। वो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा में भी अगर उन्होंने जाकर के लड़ाई लड़ी तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई थी, उन्होंने अपनी जगह बनाई। और गुजरात में भी 13% से ज़्यादा वोट इसलिए मिल गया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह, अपनी गुंजाइश बहुत टटोली, देखी और बनाई भी। तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की अगुवाई में या नीतीश कुमार की अगुवाई में अपना समर्थन देंगे, यह थोड़ा सा संशय का सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के उनको ऐतराज़ नहीं होगा, पहले भी नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठकें हुई। फिर भी जो सांसदों की संख्या होगी उस आधार पर भी ये तय होगा कि अगुवाई किसको दी जाए। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नरेंद्र मोदी ना आए, चूंकि सभी दलों के बीच में एक हड़कंप सा रहा है। वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के एजेंसीज का जिस तरीके से लगातार छापा चलता है उससे, और बाकी जितने भी दल अलग अलग राज्यों में सत्ता में रहे उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसके कारण भी सारे के सारे परेशान हैं और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहें कि नरेंद्र मोदी अगली बार भी सत्ता में रहें। लेकिन पब्लिक के भीतर नरेंद्र मोदी ने एक तरह की राय यह बोनी शुरू कर दी है कि मेरे होने से देश के भीतर तरक्की और बेहतरी की गुंजाइश बनी है और ये राह जो है तेज रफ्तार है। ये जितने भी लोग हैं इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया है और इनसे जो भी लूटा हुआ माल है वापस लेने के बाद ही मैं दम लूँगा, और इस तरह की बात वो बार बार करते भी हैं। आज भी जयपुर से दिल्ली के लिए जब उन्होंने ट्रेन को रवाना किया तो यह बात उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हवाले से कही कि पहले एक ज़माना था जब ज़मीन को लेकर के, गरीब गुरबों के ज़मीन को लेकर के उनको नौकरी दी जाती थी, घोटाला किया जाता था। आज देखिए रेलवे की सेहत कितनी अच्छी हो गई है। तो नरेंद्र मोदी के पास अपने हक में लोगों की राय तैयार करने के लिए बहुत सारे हथियार हैं और उनकी अपनी उपलब्धियां हैं। जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए राशन, मकान, शौचालय, बाकी सारी चीज़ें जा रही हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन एक राय है कि नरेंद्र मोदी ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया, उस अभियान के चलते बाकी दलों के नेता बहुत परेशान हाल हैं। तो यह जो विपक्ष है उसकी लामबंदी या उसकी एकजुटता के पीछे एक कारण ये भी कि नरेंद्र मोदी फैक्टर उनको कहीं ना कहीं खटकता रहता है। मगर एक साथ आ करके वो चुनाव लड़ें, इसके लिए कई ऐसे कारण हैं जो गुंजाइश नहीं पैदा करते हैं, खासकर कांग्रेस को लेकर के। चलते चलते मैं 1 मिनट में इसको रैप अप करना चाहता हूं। कांग्रेस के जो सियासी हित हैं वो कई राज्यों में वहां के स्थानीय दलों से टकराते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, तेलंगाना में टीआरएस, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जो उनके साथी दल हैं। तो उन क्षेत्रीय दलों के पास कांग्रेस को देने के लिए कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें वो दे पाएंगी और कांग्रेस कितनी सीटों संतुष्ट हो पाएगी, यह एक लड़ाई का कारण है और लड़ाई का मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस के बगैर बाकी दल अपने अपने इलाके में चुनाव लड़ें और बीजेपी का मुकाबला करें और फिर बाद में मिलकर के एक गठबंधन तैयार हो जाए और कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यह तो होता है, वो भी तब जब नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसके साथी दलों के सत्ता में आने की सूरत कम बनती है। जो कि आज जितने भी सर्वे होते हैं और ओपिनियन पोल हैं वो सब बताते हैं कि 300 के आसपास की सीटें हैं, 272 से 300 के बीच में आज भी बीजेपी और एनडीए की सीटें हैं। जाहिर है चुनाव जैसे से नीचे नज़दीक आता जाएगा और नरेंद्र मोदी अपने आप को ज़मीन पर उतारते चले जाएंगे, वो फासला आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए विपक्ष के लिए आज जो मीटिंग थी नीतीश कुमार की अगुवाई में, वो बिहार के गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस गठबंधन में, इस दायरे में और कितने दल आ सकते हैं, इसी बात को समझाने की मैंने आज कोशिश की है।